हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो फिजिक्स टर्म 2 की एग्जाम बिल्कुल अब नज़दीक आ चुकी है और गिन के हमारे पास 2 या 3 दिन बाकी रह गए हैं। तो इस मोमेंट ऑफ टाइम में आई होप तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी होगी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 30 ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? ये मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ट्रेंड देखा गया है ना, जो भी इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज में जो ट्रेंड देखा गया है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, या फिर जो भी सैंपल पेपर का जो मैंने एनालिसिस किया है या पीवाईक्यू का जो भी एनालिसिस किया है और अपने एक्सपीरियंस पे बेसिस पे ये 30 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं जिनमें मुझे ऐसा मेरा गट फीलिंग है जिससे इन 30 क्वेश्चन में से 80% क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है ना। तो हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। देखो, वो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के वो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, है ना। वो फोकस रहता है, मेनली जो फोकस रहता है, जो एग्जामिनर्स का जो फोकस रहता है कि हम लोगों को यहां से जो क्वेश्चन सेट करने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो हम लोग उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे इन 30 क्वेश्चंस में, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले अगर तुमने अभी तक थ्योरी कंप्लीट नहीं की है ना, पूरी की पूरी थ्योरी मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट करा रखा है। फिजिक्स सिद्धांत करके हमारा चैनल है और इस चैनल के प्लेलिस्ट को अगर तुम लोग एक्सप्लोर करोगे तो बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। उसमें से एक जो प्लेलिस्ट है वो एनसीईआरटी का वन शॉट क्लास 12th है। इसमें सारे चैप्टर्स तुमको वन शॉट में सारे के सारे चैप्टर्स इसमें कवर किए हुए हैं। तो यहाँ से जाके सारे जो चैप्टर्स है वो वहाँ से थ्योरी, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में अगर थ्योरी में प्रॉब्लम है तो वहां से कंप्लीट कर सकते हो। पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन उसमें कवर्ड है। तो खैर, ये तो बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है ईएम वेव से हम लोग देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो पहला चीज है दैट इज प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव्स। जो हमारे पास में ईएम वेव्स कौन कौन से हैं? गामा रेज है ना, एक्स रेज है, GXUVIMR, मैंने इस तरह से सीक्वेंस में याद किया। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, है ना। तो ये तुम्हें एक सीक्वेंस पता होने चाहिए। अब तुम किस शॉर्टकट से तुमने याद किया वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सारे रेज हैं, ये जो सारे ईएम वेव्स हैं, है ना, ये सारे ईएम वेव्स हैं, इनका प्रोडक्शन किस तरह से होता है, ये किस तरह से गामा रेज हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, रेडियो वेव्स हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोवेव हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनका एप्लीकेशन क्या है। अब माइक्रोवेव की एप्लीकेशन कहाँ होती है ना, रेडियो वेव्स की एप्लीकेशन कहाँ पर है, एक्स रेज कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। इसका पूरा का पूरा एक टैबुलेटेड फॉर्म में एनसीईआरटी में दिया हुआ है और वो मैंने अपने एनसीईआरटी वन शॉट में भी कवर कर रखा है। तो ये चीज हमें वो पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि किस तरह से हम लोग ईएम वेव्स को जनरेट कर सकते हैं और उनका क्या क्या एप्लीकेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये क्वेश्चन तो पक्का एक आएगा, है ना। अब ये तो बात हो गई। इसके अलावा तुम्हें ये चीज ईएम स्पेक्ट्रम जो मैंने ये बात किया, जो गामा रेज, एक्स रेज है, यूवी रेज है, तो इनका स्पेक्ट्रम बोलने का क्या मतलब है कि ये जो पूरे के पूरे ईएम वेव्स है, अगर हम लोग देखें तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ, लैम्डा इंक्रीजिंग इस सीक्वेंस में है। जैसे गामा रेज से एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के सीक्वेंस में है। और अगर हम लोग देखा जाए तो ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस में है। तो एक थोड़ा आइडिया लगा रहना चाहिए कि कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज में, जैसे माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज में है। ठीक है, जैसे हम लोग विजिबल रेंज बोलते हैं, हम लोग विजिबल रेंज की उसकी लैम्डा कौन से रेंज में है। जैसे हम लोग विजिबल रेंज बोलते हैं 400 से 750 नैनोमीटर, है ना। तो इसी तरह से थोड़ा फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि कौन से रेंज में है ना। तो कम से कम ये जो कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे माइक्रोवेव से, रेडियो वेव से, फिर विजिबल रेंज है, ये सबको तो पता ही होना चाहिए। विजिबल रेंज का लैम्डा पता होना चाहिए कि इस रेंज में है। तो ये चीज आ जाता है एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट में। तीसरा जो मुझे लगता है, एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। जैसे मैंने जब थ्योरी पढ़ा रहा था मैं ईएम वेव्स में, तो बताया था कि जब सन रेज हमारे हाथों में पड़ते हैं तो वो सन के जो रेज हैं वो मोमेंटम इंपार्ट करते हैं। तो सन के रेज क्या है, वो ईएम वेव्स हैं। तो हाथ में वो मोमेंटम हम लोगों को फील होता है।
तो वो जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम और एनर्जी का क्या रिलेशन है, E इक्वल्स टू पी सी। तो ये रिलेशन मैंने वहां पर बताया था और मैंने इसको फील भी कराया था कि ये क्या है। तो इस तरह के जो रिलेशंस हैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मुझे लगता है ये जो तीन चीजें ए बी सी, ये तीन तरह के क्वेश्चंस ईएम वेव से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन इस पे ऊपर फ्रेम होने के। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सेग्रीगेट करना है कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट हो गया, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो 100% चांस है, 99%, चलो कोई भी चीज 100% नहीं होना चाहिए, 99% चांस है कि तुम्हें माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप इसके बारे में बोलेगा कि इसका पूरा डायग्राम बनाओ, है ना। डायग्राम के साथ साथ इसका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में है क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इसका प्रूफ करो, है ना, मैग्निफिकेशन निकाल के बताओ कि क्या होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों को डिराइव करके बता दो। तो ये क्वेश्चन इसके ऊपर से बनेगा। एक दोनों में से एक तो आना ही है, माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप या फिर दोनों पूछ सकते हैं। ज्यादातर चांस है कि एक ही इसमें से पूछे, माइक्रोस्कोप पूछेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछेंगे या फिर टेलीस्कोप पूछेंगे। और तो है कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आई तो हटा दिया ऐसे भी, है ना। तो अब इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारा पक्का होना चाहिए। और माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में देख रहे हो तो दो जगह पे तुमको ध्यान देना पड़ेगा। दो तरह के डायग्राम्स तुम्हारे बनेंगे। एक जब जो इमेज बने वो कहाँ पे बने, वो इन्फिनिटी पे बने, जो आंखों की रिलैक्सिंग पोजीशन के लिए बने। और एक बार जो इमेज बने वो कहाँ पर बने, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, जब आंखों पे मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम प्रेशर देता है, मैक्सिमम आंखों पे प्रेशर देता है, और ये वाला जो देता है इन्फिनिटी पे जब इमेज बनी तो आंखें रिलैक्स पोजीशन में। ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर रखा है। तो ये सारी चीजें तुम यहां से देख लो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। तो इसका डेरिवेशन तुमको पता होना चाहिए, है ना। इसका बी जो मैं बोल रहा हूं, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस का डेरिवेशन पता होना चाहिए। और इसका जो रिजल्ट निकलता है वो हम लोग देखते हैं। कोई भी कर्व्ड सरफेस में जो रिफ्रैक्शन होता है तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। और ये कर्व्ड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, और सारे जो हम लोग साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालते हैं। तो ये इसका डेरिवेशंस तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं, 1/f दैट इज इक्वल टू n2 बाई n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये जो r1 r2 है, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग देखते हैं। जैसे इस तरह से रेडियस एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, दूसरे का r2 है। तो इस तरह से हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के डेरिवेशंस पता होना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है ये सारी चीज। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो डेल मिनिमम वाला जो था वो वाला रिलेशन देख लेना, है ना, उसका डेरिवेशन देख लेना। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, स्नेल्स लो है और ज्योमेट्री, सिंपल सी ज्योमेट्री है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आना पक्का है, 100%, 99% TIR एप्लीकेशन ऑफ। तो TIR की कंडीशन क्या होती है ना। जो TIR होने के लिए क्या, क्रिटिकल एंगल से ऊपर होना चाहिए, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये इस तरह की कंडीशन पता होनी चाहिए। और इसके एप्लीकेशन कहाँ पर हो जाते हैं, जब हम लोग मिराज बोलते हैं, मिराज में हम लोग इसके एप्लीकेशन देखा है, मिराज। और इसके अलावा एक और देखा था, कौन सा देखा था हमने, मिराज हो गया। और फाइबर ऑप्टिक केबल में जो हमने देखा था, फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक्स में, है ना। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस है ये हमें पता होने चाहिए। जो इसके एप्लीकेशंस है इसके बारे में लिखने के लिए बोला जा सकता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है ना, ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह से कोर होती है, क्लैडिंग होती है, कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये एप्लीकेशन पार्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो छोटा सा चैप्टर है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि पहला है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। तो हाइगन्स प्रिंसिपल तुमको पता होना चाहिए, जो छोटी सी बात है ना, किस तरह से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स रहते हैं वो फिर से वो सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो हाइगन प्रिंसिपल पता होना चाहिए, और उसके बेसिस पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन को हम लोग प्रूव करते हैं। तो वो देख लेना एक
और इसको डायग्राम के साथ ही बनाना, है ना, जब बना रहे हो, जब हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करे तो डायग्राम के साथ बनाना, ये क्वेश्चन आने की चांसेस है। दूसरा, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स, तो ज्यादातर चांसेस है कि ये कोहेरेंट वाला ही पूछेगा। तो ये क्या मैं बोल रहा हूं, इसमें देखो क्या, एक तुमने पढ़ा होगा कि आई इंटेंसिटी, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, दो सोर्स हम लोग लेते हैं, y1 इक्वल्स टू a cos ओमेगा t सपोज हमने लिया, और y2 एक दूसरा सोर्स लिया हमने, कोहेरेंट सोर्स ही लिया, y cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, और इसकी इंटेंसिटी हमने बोला आई नॉट, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट, है ना, और तो रिजल्टेंट इन दोनों की इंटेंसिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। फाई दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो है 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ये कोहेरेंट सोर्स के लिए। तो ये हम लोग कैसे इसका प्रूव करते हैं, इसको हम लोग, इसका जो प्रूफ है ना, ये इसका ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ना, इसका प्रूफ एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रिंज विड्थ, वाईडीएससी में जो हम लोग पढ़ते हैं, जो फ्रिंज विड्थ यंग्स डबल स्लिट वाला, तो फ्रिंज विड्थ, और उसके अलावा इस तरह का जो कर्व बनता है, इस तरह का जो कर्व बनता है ना, और ये सारे जो कर्व्स है, साइनसोइडल जो कर्व्स बनते हैं, वो उनका जो ग्राफ है वो एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाईडीएससी में जो फ्रिंज विड्थ है, बीटा जो हम लोग निकालते हैं, उसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, और वो जो ग्राफ है मिनिमम मैक्सिमम कहाँ पर बन रहा है, वो सारे जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंगल स्लिट का भी ग्राफ देख लेना, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्लिट का ग्राफ देख लेना, वाईडीएससी फ्रिंज विड्थ का प्रूफ देख लेना, और वाईडीएससी का ग्राफ देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म, ये गलती से आ गया मुझे लगता है ना, ये वाला जो पार्ट है इसमें गलती से आ गया। तो ये जो वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो ये हमारे पास में 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो जाते हैं वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। तो अगला जो चैप्टर है दैट इज डुअल नेचर वाला, है ना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड वेव। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन बनने के चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यही वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट इज गिवन बाय एच न्यू माइनस फाई नॉट। फाई नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है ना, वर्क फंक्शन। तो ये सब चीज पढ़ चुके होंगे, आइंस्टीन इक्वेशन है। और ये जो न्यू है, जो हम लोग रेडिएट कराते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो भी हम लोग वेव जो रेडिएट कराते हैं उसके ऊपर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ग्राफ्स। इस चैप्टर में ग्राफ्स बहुत भरे हुए हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बहुत सारा जो रिजल्ट आया हुआ है, सारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है सारा का सारा, तो ग्राफ्स बहुत सारे इसमें हैं। तो जो फोटो करंट है उनका वेरिएशन विथ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं वो देख लो एक बार, सारे ग्राफ्स एक बार देख लो कि किस तरह से वेरिएशन होता है फोटो करंट का विथ रेस्पेक्ट टू दीज पैरामीटर्स। इसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ सिंपल से हमें पता है, लेमडा डी ब्रोगली दैट इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में वेव पार्टिकल का एक नेचर आ जाता है। mv मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ये पार्टिकल नेचर है। लेमडा क्या है, एक वेव नेचर है। तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में एक रिलेशन ये डी ब्रोगली ने दिया था। तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एटम्स के ऊपर। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि जो हम लोगों ने पढ़ा ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो अगर एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसकी टोटल एनर्जी किस तरह से डिफाइन करते हैं। कुछ नहीं है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, फिर ये ½ mv² से ये निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सारे जो डेरिवेशन है nth ऑर्बिट के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका डेरिवेशन देख लेना। फिर जो दूसरा है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट तो वो फोटोन्स एमिट करता है। अब वो कितने फोटोन्स एमिट करेगा, कितने टाइप के जो फोटोन्स एमिट कर सकता है, कौन कौन से एनर्जीज के फोटोन एमिट कर सकता है, वो हम लोग स्पेक्ट्रल लाइन से दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ से देखना चाहें, सपोज ये मेरी फर्स्ट n = 1 है, ये मेरे पास में n = 2 है, ये सपोज n = 3 है, n = 4 है, और n = 5 है, कुछ ले लो। तो अगर हम लोग देखना चाहें कि n = 4 से लेके n = 1 तक, अगर एक n = 4 से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है उसके पास में,
ठीक है, कितने तरीके के रेडिएशंस बाहर निकाल सकता है, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकता है। तो देखो 4 से कहाँ कहाँ जा सकता है, तो 4 से उसकी जाने की प्रोबेबिलिटी है 4 से 3 जा सकता है, 4 से वो 2 जा सकता है, 4 से वो 1 जा सकता है ना। एक तो ये हो सकता है, या तो फिर वो 4 से जब 3 जाने के बाद क्या करेगा, 3 से 2 जाएगा और 3 से 1 जाएगा, एक ये हो गया। और या तो वो 2 से 1 जाएगा। तो कितने हो गए इसके पास, 3 2 5 1 6। तो ये बेसिकली हम लोग कैसे निकालते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर वो nth ऑर्बिट है, सपोज फोर्थ ऑर्बिट में है, तो 4 इंटू, अब 4 माइनस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 2। जिस भी ऑर्बिट में है n इक्वल्स टू 4 है तो 4 डालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज, यहां से भी हम लोग देख सकते हैं 6। बेसिकली वो कैसे, कहां से जा रहा है, कहां से कहां तक उसका ट्रांजिशन हो रहा है। तो वो ट्रांजिशन कर सकता है 4 से, अगर 4 में है तो 4 से 3 में जंप कर सकता है, 4 से 2 में जंप कर सकता है, 4 से 1 में, ठीक है। और वो 3 में पहुंच गया तो 3 से 2 में, 3 से 1 में, है ना। और 2 में है तो 2 से 1 में जंप कर सकता है, इतनी ही प्रोबेबिलिटी है। तो यही तो है, दिस इज इक्वल टू 6। तो ये जो है छोटा सा चीज है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी मैंने बता दिया। तो इससे भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्वेश्चन छोटे 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये रिपीट हो गया क्या, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, ये लगता है रिपीट हो गया पिछले वाले से। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पॉस्टुलेट्स, ठीक है, इसको सी ले लो। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पॉस्टुलेट, तो हम लोग देखा था MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ये जो हमने देखा था MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। तो ये इसको कैसे, ये जो बोर्स का जो पॉस्टुलेट था सेकंड पॉस्टुलेट, इसको डी ब्रॉगली ने कैसे प्रूफ किया, है ना, वो मैंने बता भी रखा है वन शॉट वाले वीडियोस में, लास्ट टॉपिक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। हालांकि इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है कंपेयर टू वो जो एनर्जी वाला रिलेशन है, स्पेक्ट्रल लाइन वाले क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। अब आ जाओ न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहला आ जाता है, तो ये जो रिलेशन है रेडियस और मास नंबर, है ना, किसी भी न्यूक्लियर का रेडियस और मास नंबर में जो रिलेशन है, वो ये इस रिलेशन से हम लोग ले सकते हैं। और जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा बोला जा सकता है इसको भी प्रूफ करके बताओ कि ये कांस्टेंट है। तो हमने अपने जो हमने कवर किया था वन शॉट सीरीज में, उसमें ये भी सारे हमने देखे थे। ये एनसीईआरटी के बीच का ही क्वेश्चन है, तो उसमें दिया हुआ भी है। और ये हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो डेंसिटी है, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। दूसरा, जो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस बताओ न्यूक्लियर फिशन में और फ्यूजन में विथ एग्जांपल। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तीसरा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये तो ए हो गया, बी हो गया। तीसरा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कुछ शॉर्ट नोट लिखो, न्यूक्लियर रिएक्टर किस तरह से काम करता है। तो ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको अपने वन शॉट वाले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये वहां से तुम लोग देख सकते हो, बिल्कुल पॉइंट वाइज। अगर पॉइंट वाइज तुम्हारे सिस्टमेटिकली तुम्हारे दिमाग में पता है तो तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, है ना। अब जो लास्ट पार्ट है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मास डिफेक्ट, तो E इक्वल्स टू जो डेल्टा MC स्क्वायर जो हम लोग लिखते हैं, तो इस पे बेस्ड, जो मास डिफेक्ट के बेस्ड कुछ क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाओ सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है ना, सेमीकंडक्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, बट इसको भी बहुत बड़ा चैप्टर, स्पेसिफिक तरीके से इसको पढ़ो अगर तुमने अच्छे से पूरा अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो। पहला तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज बैंड गैप डायग्राम ऑफ P टाइप और N टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, P टाइप और N टाइप, उसमें जो बैंड गैप है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारा थ्योरी में मैंने कवर कर रखा है। PN जंक्शन डायोड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन डायोड को एक्सप्लेन करो और इसका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को भी एक्सप्लेन करो। पीएन, पहले तो जंक्शन डायोड क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, इसमें रिवर्स बायस क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सी में फोटो डायोड और सोलर सेल कैसे काम करते हैं, और उनमें जो भी कर्व वर्व दिया हुआ है, डायग्राम वायग्राम दिया हुआ है, उनके साथ में उसको तुमको लिखना है ना। 1-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें बन सकता है। रेक्टिफायर सर्किट जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये सैंपल पेपर में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, रेक्टिफायर सर्किट,
है ना, कैसे एसी को डीसी वो बना देता है, रेक्टिफाई कर देता है ना। तो रेक्टिफायर सर्किट हमें पता होना चाहिए विथ वेवफॉर्म, तो वेवफॉर्म भी इसमें देख लेना, सब कुछ मैंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो इसमें थ्योरी अगर तुमने अगर नहीं कंप्लीट कर रखा है तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा थ्योरी इसमें बीच बीच से तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। स्टार्टिंग से ही वो हर कॉन्सेप्ट वाइज इसमें बिल्डअप होता जाता है, तो कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई सारे चैप्टर्स की। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये जो क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा as far as my experience is concerned, as far as previous year questions are concerned, as far as the trend is concerned, तो ये questions आ सकते हैं जिनकी probability है। अब everything is probability, everything is based on probability। अब मुझे नहीं पता है कि क्या question बनने वाला है, बट ये जो questions है ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस में गिने जाते हैं, जो भी चैप्टर्स के जो हमने गिने चुने, जो हमने कॉन्सेप्ट्स या गिने जो क्वेश्चंस हमने देखे, तो ये जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट में कंसिडर किए जाते हैं। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इन क्वेश्चंस के आने की। ठीक है, अब बिल्कुल ही सन की रहे, कोई कुछ भी सेट कर दे, मतलब जो लीस्ट जिसका वेटेज है ऐसे चीज़ों को सेट कर दे, तब कुछ अलग बात है। बट ज़्यादातर चांसेस है 99% चांस, 99 नहीं 80% चांसेस हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। तो चलो यार, हम लोग इसी उम्मीद पे कि बहुत अच्छा तुम लोग परफॉर्म करके आओ एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।